लैंग्वेज में ईडियम्स का काम होता है आपके सेंटिमेंट्स को बहुत ही कलरफुली और बहुत ही विविडली एक्सप्रेस करने का। जैसे अगर आप कोई चीज़ खरीद के लाए और आपके दोस्त ने कहा अरे ये क्या खरीद लाया, तो बहुत गंदा लग रहा है, तो आप क्या कहोगे डिफेंड करने के लिए खुद को? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्योंकि आपके वो जो इमोशंस है ना, वो राइट हिट कराने में हेल्प करते हैं ईडियम्स। बट द प्रॉब्लम विद ईडियम्स इज दैट यू कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसलेट देम फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश बिकॉज दे माइट नॉट कन्वे द इंटेंडेड मीनिंग इन दैट केस। जैसे अब आप सोचो कि आपका एक चाइनीज़ फ्रेंड है या जापनीज़ फ्रेंड है, नॉन नेटिव हिंदी स्पीकर फ्रेंड है, और आप उसको बोल रहे हो हाँ व्हाट डज अ मंकी नो अबाउट द टेस्ट ऑफ जिंजर, एंड योर फ्रेंड वुड बी लाइक भाई why would a monkey like to know the taste of ginger? Like it will not make any sense. क्योंकि idioms जो होते हैं ये connected होते हैं एक भाषा से या उसके कल्चर से। तो आज की वीडियो में आप बस ये सीखें कि हिंदी इडियम्स को कभी भी डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। हाँ, उन इमोशंस को जो वो इडियम कन्वे कर रहा है उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में नेचुरल तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो ये कुछ बहुत प्यारे से इडियम्स हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले इडियम से, जो कहता है उड़ता तीर लेना, जो शायद मुझ पर सही फिट होता है। अब इसकी इंग्लिश है डायरेक्ट इंग्लिश, टू टेक अ फ्लाइंग एरो। पर क्योंकि ये मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते ही इसका अपना मीनिंग खो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में तो ये एक स्टैंडर्ड ईडियम नहीं है। पर अगर इंग्लिश में आपको उस भाव को कहना है तो ट्रांसलेशन नहीं करनी है, उसके भाव को समझ के उस भाव की ट्रांसलेशन करनी है। तो उड़ता तीर लेना मतलब बिना बात की मुसीबत मोल लेना, टू इनवाइट अननेसेसरी ट्रबल, इनवाइटिंग अननेसेसरी ट्रबल। Example sentence, she was aware that voicing controversial views would invite unnecessary trouble, but the fear did not stop her. तो उसको पता था कि भाई एक्सपेरिमेंट जो कर रही है वो कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर अपनी वॉइस को रेज करने का, वो क्या करेगा, वो बिना बात की मुसीबतें बढ़ाएगा। इट वुड इन्वाइट अननेसेसरी ट्रबल। सैम्पल सेंटेंस को एक बार साथ में रीड करके बोलने की कोशिश करते हैं। शी वॉज अवेयर दैट वॉइसिंग मतलब अपनी आवाज़ को बुलंद करना, अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना, टू रेज योर वॉइस, इसके लिए एक्सप्रेशन आया वॉइसिंग। शी वॉज अवेयर, उनको पता था। शी न्यू दैट, शी न्यू इट, ये हो गई बेसिक इंग्लिश। शी न्यू को आपने थोड़ा एडवांस तरीके से और फॉर्मल तरीके से कहने के लिए कहा, शी वॉज अवेयर दैट वॉइसिंग कॉन्ट्रोवर्शियल व्यूज वुड। पास्ट में अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो हमेशा विल की जगह वुड आएगा, इसलिए यहाँ पर वुड यूज हुआ है। तो शी वॉज अवेयर दैट वॉइसिंग कॉन्ट्रोवर्शियल व्यूज वुड इन्वाइट अननेसेसरी ट्रबल। अब एक सेंटेंस आप ट्रांसलेट करें कि तुम अपने लिए क्यों मुसीबतें मोल ले रहे हो, तुम अपने लिए क्यों मुसीबतें मोल ले रहे हो, बिना बात उड़ता हुआ तीर क्यों ले रहे हो। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। सेकेंड ईडियम कहता है सितारे गर्दिश में होना। इसका मीनिंग होता है कि जब किसी का समय बुरा चल रहा होता है ना, तो उसके साथ सारी चीज़ें बुरी बुरी होने लगती हैं। इसको हिंदी में मुहावरा दिया गया कि उसके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, इस भाव, ये इसका मीनिंग है। इसको अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में। ही इज़ रनिंग थ्रू अ रफ पैच। इफ समवन इज रनिंग थ्रू अ रफ पैच, ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। मतलब वो एक रफ पैच के ऊपर भाग रहा है, उसका समय बुरा चल रहा है। ही इज रनिंग थ्रू व्हाट, ही इज रनिंग थ्रू अ रफ पैच। इसी बात को दूसरा तरीका है कहने का, ही इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ हार्डशिप्स। स्ट्रिंग यहाँ पर यूज हुआ है इवेंट्स के लिए कि एक के बाद एक डॉट कनेक्ट होती जा रही है, कुछ ना कुछ बुरा होता जा रहा है। ही इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ हार्डशिप्स। अब आप कोशिश करें कि लग रहा है XYZ बंदे का समय ही बुरा चल रहा है। ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट ईडियम, एक तीर से दो शिकार। Literal translation, killing two birds with one arrow. Now non-native Hindi speakers would be like, भाई दो चिड़ियाएँ क्यों मार रहे हो एक तीर से। तो इसकी ट्रांसलेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया। इस मुहावरे को इंग्लिश में ऐसे लिखकर, इट इज़ लाइक हिटिंग टू टारगेट्स विद वन एरो। दो टारगेट्स को हिट करना एक एरो से। अब थोड़ा सा मीनिंग बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो गया, मुहावरे वाला फील पीछे चला गया, पर इमोशंस सेम रहे। तो
तो समैंथा बड़ी खुश है, वो कह रही है अटेंडिंग द सेमिनार्स नॉट ओनली हेल्प्स मी लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज। जो सेमिनार्स ये अटेंड करती हैं, इट डज नॉट ओनली हेल्प हर टू लर्न मोर अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज बट ऑल्सो अलाउज हर, पर इसको ये भी अनुमति देते हैं कि ये नेटवर्क कर पाए इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। मीट वर्ड ना यूज़ करके नेटवर्क वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि वो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेशनली लोगों से जान पहचान बढ़ाती हैं, ताकि कहीं बिजनेस में कभी कहीं उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो काम ले सकें। सो नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी सेइंग दैट इट्स लाइक हिटिंग 2 टारगेट्स विद 1 एरो। चलिए एक बार सेंटेंस को रीड करने की कोशिश करते हैं, और आप ऐसे रीड करें जैसे आप ये बात मुझे बता रहे हैं। So Vidushi, you know what? Attending the seminar not only helps me learn about new technologies but also allows me to network with industry experts. So it is like hitting 2 targets with 1 arrow. अब आप कहें कि आपको सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, क्योंकि इससे आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इट वुड बी फॉर यू, इट वुड बी लाइक हिटिंग 2 टारगेट्स विद 1 एरो। ट्रांसलेट करते चलो, थोड़ा ब्रेन को पुश करते रहो नया सीखने के लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत ही प्यारा इडियम है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कह सकते हैं एज समवंस डाउनफॉल अप्रोचेस। डाउनफॉल होता है बुरा समय, जब उसको लॉसेस होने लगते हैं एक बंदे को। सो एज समवंस डाउनफॉल अप्रोचेस देयर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। उनका जो दिमाग है वो किसके अगेंस्ट काम करने लगता है? जो उन्हीं के लिए बेस्ट चीज़ें होती हैं, जो उन्हीं के बेस्ट इंटरेस्ट में, जो उनके फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, उसी के विपरीत उनका दिमाग चलने लगता है। तो जब इंसान का समय बुरा होता है, जब उसका विनाश आने वाला होता है, तो उसकी बुद्धि अलग तरीके से काम करने लगती है। और आप यूज़ कैसे करेंगे इन इडियम्स को? वेल, मौका देखकर, जब आपको लगे कि इसी तरह का माहौल है और ये मुहावरा यहाँ पर सेट होगा, तो आप कह सकते हैं, यू नो, देयर इज़ दिस ब्यूटिफुल सेइंग, एक बहुत ही सुंदर सेइंग है जो कहती है एज समवंस डाउनफॉल अप्रोचेस देयर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट्स। कि जब किसी का बुरा समय आता है तो उसका दिमाग उसी के फ़ायदे वाली चीज़ों के भी अगेंस्ट हो जाता है। एक बार साथ में रीड करते हैं। एक बार ऐसे फ्लॉन्ट करके बोलने की कोशिश करें। यू नो, देयर इज़ दिस ब्यूटिफुल सेइंग एंड इट सेज एज समवंस डाउनफॉल अप्रोचेस their mind starts working against their own best interest. नेक्स्ट स्लाइड में है एक प्रमोशन दिल खोल कर मेरी इंग्लिश वॉरियर बुक का। अगर आप मेरा 90 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स बुक एक बुक की फॉर्मेट में परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप मेरी बुक इंग्लिश वॉरियर ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक की पूरी डिटेल्स के लिए फॉलो करें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी इस बुक को यूज़ कैसे करना है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने बुक परचेज़ कर ली है और वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यहाँ पे इनको भी कोर्स बेच दिया था समैंथा को किसी ने, तो समैंथा इज़ लाइक यार 10 लाख रुपए कमाने थे, मैं तो बिल्कुल, मेरे साथ तो स्कैम हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया। तो मैंने समैंथा को कहा, मैंने कहा यार द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। लग तो रहा है कि हाँ भाई वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, वो लोग इतने कमा रहे हैं, मैं भी इतने कमा लूँगी। तो बात क्या है समैंथा के लिए कि समैंथा यूज़ योर ओन ब्रेन, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है, ये इंग्लिश में भी बहुत वाइडली यूज़ होता है, तो इसलिए लिटरल ट्रांसलेशन विल वर्क। नेक्स्ट है अंत भला तो सब भला। स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो आप कहोगे वेल नेवर माइंड, आई नो दैट दिस प्रोजेक्ट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, बट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसकी हम कभी वैल्यू नहीं करते और हमें दूसरों की चीज़ें हमेशा बहुत ज़्यादा भाती हैं, जैसे दूसरों की वाइफ्स। तो खैर इसको आप इंग्लिश में इस इमोशन को कन्वे करने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। वी ऑफन अंडर वैल्यू आर ओन पोजेशंस। अंडर वैल्यू सच अ ब्यूटिफुल वर्ड। अंडर वैल्यू मतलब किसी चीज़ को कम वैल्यू देना, है ना, अंडर वैल्यू रखना। वी ऑफन अंडर वैल्यू आर ओन पोजेशंस। पोजेशन से मतलब है जो चीज़ें हम पोजेस करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं। एंड एडमायर वॉट अदर्स
possess. Others क्यों आया है कि जो दूसरे लोग हैं, बहुत सारे दूसरे लोग हैं, वो जो possess करते हैं, that attracts us more than what we possess. So the complete sentence is, we often undervalue our own possessions and admire what others possess. So this is basic human tendency, and maybe this is one reason human never seem to be find happiness, because no matter whatever they achieve, they always remain dissatisfied. राइट तो इस ईडियम को आप अपना सरकाज़म शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी को टोंट मारने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव किसी और बंदे की तारीफ़ कर रहा है और आपको लग रहा है कि यार अच्छा मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसको लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा है, तो आप वहाँ पर ये सेंटेंस कह सकते हो, इट्स नॉट योर फॉल्ट, दिस इज़ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी, वी ऑफन अंडर वैल्यू आवर ओन पोजेशंस एंड एडमायर व्हाट अदर्स पोजेस, सो मे बी दिस इज़ वन रीज़न यू डू नॉट वैल्यू मी। तो खैर, घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट ईडियम आता है, ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। तो ओखली और मूसल हम यूज़ करते हैं अपनी किचन्स में क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए। यहाँ पर ये मुहावरा इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है कि जब आपने जान के एक मुसीबत मोल ली है तो अब जो उसके नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं उससे क्या डरना, क्योंकि ये आप ही थे जो अपने आप को उस प्रॉब्लम में डालने के लिए रेडी थे, और अब जब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं तो अब उनसे क्या डरने की ज़रूरत है। तो खैर, मूसल और इसको ओखली को आप इंग्लिश में कहते हैं मोटर एंड पेसल। पेसल भी कह सकते हैं, इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, और पेस्टल भी कर सकते हैं, बोथ दी प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। सो मोटर एंड पेसल, व्हेन वन हैज प्लेस्ड देयर हेड इन द मोटर, व्हाई फियर द पेसल। अब ऐसे तो हम इसे इंग्लिश में बिल्कुल नहीं बोल सकते। स्टैंडर्ड और नेचुरल तरीका हो सकता है कि आप किसी को अगर टोंट मार रहे हैं या फिर ये एक एडवाइस की तरह इस ईडियम को यूज़ कर रहे हैं, तो आप कहें, व्हेन यू हैव विलिंगली पुट योर सेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यू शुड नॉट बी फियरफुल ऑफ द नेगेटिव आउटकम्स दैट माइट फॉलो। विलिंगली बहुत प्यारा वर्ड, इसका मतलब है कि इच्छा से, अपनी मर्जी से, जब आपने अपनी मर्जी से यू हैव पुट योर सेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यू शुड नॉट बी, शुड क्योंकि हम एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड नॉट बी फियरफुल। किस चीज़ से फियरफुल? फियर मतलब डर, फियरफुल मतलब डर से भरा हुआ। यू शुड नॉट बी फियरफुल ऑफ प्रिपोजिशन यूज हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर डर नहीं भरना चाहिए नेगेटिव आउटकम्स का। तो यू शुड नॉट बी फियरफुल ऑफ वॉट, यू शुड नॉट बी फियरफुल ऑफ द नेगेटिव आउटकम्स दैट माइट फॉलो। दैट माइट फॉलो क्यों यूज हुआ है कि आपने एक एक्शन किया, अब उसका रिएक्शन फॉलो कर रहा है। सो यू शुड नॉट बी फियरफुल ऑफ द नेगेटिव आउटकम दैट माइट फॉलो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर आते हैं, और ये कह रहा है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो वही समैंथा कह रही है ऐसा थोड़ी होता है यार, ये कोई बात थोड़ी हुई है कि आपने पूरे इतने सारे कांड कर दिए और उसके बाद आप 100 चूहे खाने के बाद अब आप प्रिटेंड कर रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो ये इस मुहावरे का मीनिंग है। इंग्लिश में डेफिनेटली इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन आएगा वो हम नहीं यूज़ करेंगे, पर देख लेते हैं लिटरल ट्रांसलेशन क्या है। आफ्टर किलिंग 100 mice द कैट गोज ऑन पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होती है तीर्थ यात्रा, तो पिलग्रिमेज इज़ अ नाइस वर्ड, यू कैन जॉट इट डाउन। आफ्टर किलिंग 100 mice, माउस एक चूहा, बहुत सारे चूहे माइस। आफ्टर किलिंग 100 mice द कैट गोज ऑन पिलग्रिमेज। अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर रहे हैं जो हिंदी बोलते हैं तो शायद आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ वॉट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट हियर। हाउएवर, टू यूज़ इट इन अ मोर स्टैंडर्ड मैनर, you can use these two English expressions to convey the intended meaning. So the sentence goes like, having been involved, having been क्यों आया है? पास्ट टाइम से लेकर अभी तक हैविंग बीन की वो रहा है, किन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है? हैविंग बीन इन्वॉल्व्ड इन मैनी रॉन्ग डूइंग्स। रॉन्ग डूइंग्स मतलब बहुत सारे बुरे काम, रॉन्ग डूइंग्स बुरे कर्म। सो हैविंग बीन इन्वॉल्व्ड इन मैनी रॉन्ग डूइंग्स, ही इज नाउ प्रिटेंडिंग टू बी अ सेंट। प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना, ढोंग करना। सो नाउ ही इज डूइंग व्हाट? ही इज नाउ प्रिटेंडिंग टू बी अ सेंट। इस सेंटेंस की जगह आप ये वाला सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं जो कह रहा है ही इज नाउ डिस्प्लेइंग फेक गुडनेस, ही इज नाउ शोइंग फेक गुडनेस। गुडनेस मतलब अच्छाई, फेक मतलब नकली अच्छाई। सो हैविंग बीन इन्वॉल्व इन मैनी रॉन्ग डूइंग्स, नाउ ही इज प्रिटेंडिंग टू बी अ सेंट, नाउ ही इज प्रिटेंडिंग टू बी अ गुड ह्यूमन, और नाउ ही इज ट्राइंग टू डिस्प्ले फेक गुडनेस.
So, these sentences will take some time to register in your memory. What I'll recommend, you read these sentences loud out with me while you're watching the video, and then pause the video and try to recall the sentence. Then try to speak it in your own words. It will help you to recall these sentences and to save them in your memory for a very, very long time. Okay, so the sentences, let's try to remember the sentence together. Having been involved in many wrongdoings, now you are pretending to be a saint. Wow. One more time. Having been involved in many wrongdoings, now you are trying to display fake goodness, or you can say you are displaying fake goodness. Both the expressions, both the sentences are absolutely acceptable. एक और तरीका है ये सेम बात कहने का, और वो है after getting involved in a bunch of shady stuff. Shady stuff मतलब थोड़ा बुरे काम, तो थोड़ा सा शेडी सा कैरेक्टर है उसका, मतलब थोड़ा अजीब सा नेगेटिव सी वाइब्स आ रही है, तो कुछ नेगेटिव सी कुछ गलत काम, कुछ गलत चीज़ें, तो शेडी स्टफ. ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन सम शेडी स्टफ, सो ही डजंट टॉक मच अबाउट हिज बैकग्राउंड. यहाँ पर देखते हैं, आफ्टर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन अ बंच ऑफ शेडी स्टफ, now he is trying to act all good. Wow, having been involved in many wrongdoings, now you are trying to act all good. कि अब तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है. Act, you are trying to act all good. दोनों sentences को एक बार साथ में practice करते हैं. Having been involved in many wrongdoings, he is now pretending to be a saint, or you can say he is now displaying fake goodness. And the second sentence is, after getting involved in a bunch of shady stuff, now he is trying to act all good. Bunch of मतलब bunch किसका होता है? फूलों का होता है, तो मतलब 3 4 5 6, तो a bunch of. So bunch of shady stuff. Last idiom of the day. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. ये आप सरकाज़म में तब यूज़ करते हो जब आप दूसरे बंदे को ये कहना चाहते हो कि यार तुझे क्या पता कि क्लास क्या होती है, तुझे क्या पता कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है. तो क्या है, समंथा गई मॉल में और 5,000 रुपये की ड्रेस खरीद लाई, आकर अपने हस्बैंड को दिखाई. हस्बैंड ने कहा, अरे ये तो 500 रुपये की मिल जाती है, जब तुम स्ट्रीट मार्केट में जाती हो वहाँ 500 की तो मिल रही होती है. अब समंथा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और उसको खुद भी लग रहा है कि यार मैं महंगी ले आई हूँ क्या. अब समंथा को ये सिचुएशन को कवर अप करना है, तो वो थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट करने के लिए उसने सेंटेंस यूज़ किया ये वाला, और उसने कुछ ऐसे कहा, देयर इज़ दिस ब्यूटीफुल सेइंग इन इंग्लिश एंड इट सेज, टू द अनपॉलिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास रिमेन्स अननोन. हैव यू हर्ड ऑफ दिस इडियम? इट फिट्स यू राइट. कि मतलब जो बंदा सोफिस्टिकेशन लैक करता है ना, जिसमें रिफाइनमेंट नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा एलिगेंट नहीं होता, उसको क्लास का कॉन्सेप्ट क्या पता. सेम एज बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. पर इस तरह कहने में ना, ये इसमें इंसल्ट भी नहीं हो रही और थोड़ा स्टैंडर्ड मैनर में आपने वो राइट सेंटिमेंट को भी हिट कर दिया है. सो द सेंटेंसेस, टू द अनपॉलिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास रिमेन्स अननोन, सो इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. पर अंदर से समंथा खुद रो रही है कि इतनी महंगी ड्रेस क्यों ले आई. अब इसी सेंटेंस को अगर आप थोड़ा और फॉर्मली कहना चाहते हैं, इसमें से थोड़ी बदतमीजी और कम करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, जस्ट लाइक अ फ्रॉग in a well is unaware of ocean, sometimes people may not understand things beyond their own experiences. बहुत ही tactfully, बहुत ही smartly हमने यहाँ पर क्या मैसेज कम्युनिकेट किया है दूसरे के लिए, कि यार तुम कुएं के मेंढक हो, तुम्हें क्या पता कि दुनिया में क्या चलता है, क्योंकि वो चीज़ें तुमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी हैं. बहुत ही डीप और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपने दूसरे को थोड़ा सा बिलिटल करने की कोशिश करी है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है. पर मे बी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, तो आप उसको बताते हो कि यार ऐसे नहीं होता, मतलब तुम्हें नहीं पता, अभी तुमने बहुत छोटी सी चीज़ देखी है, तुमको इसका जो बड़ा पर्सपेक्टिव है वो तुम नहीं देख पा रहे हो. तो इसको आपने इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए कैसे कहना है, जस्ट लाइक अ फ्रॉग इन अ वेल इज़ अनअवेयर ऑफ ओशन, sometimes people may not understand things beyond their own experiences. कि जब लोगों ने वो एक्सपीरियंस की ही ना हो चीज़ें, तो उनको उस बारे में नहीं पता होगा, जैसे कि एक फ्रॉग को जो वेल में रहता है ओशन का नहीं पता. इसी के साथ करते हैं वीडियो को रैप अप. आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन सब ईडियम्स में से आपका फेवरेट ईडियम कौन सा था जो आप अपनी एवरीडे इंग्लिश में यूज़ करेंगे. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल्स के ऊपर. इंग्लिश वॉरियर बुक को परचेज करने के लिए फॉलो
फॉलो करें लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।